कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इंपॉर्टेंट रोल में आएगा और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आज आपकी जो कही हुई बात एक तरीके से वो सच होती नजर आ रही है। जी, पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है। कि पाकिस्तान देखेगा कि एक इंपॉर्टेंट रोल में आएगा और आज पाकिस्तान उसी रोल में अपने आप को उसने ढाल लिया। आज अमेरिका उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ईरान उसको एक्नॉलेज कर रहा है, इजराइल उसको एक्नॉलेज कर रहा है। आज आपकी जो कही हुई बात एक तरीके से वो सच होती नजर आ रही है। जी मीनू जी। जी थैंक यू नीलू। नंबर एक, आपको याद रहा कि मैंने ये स्टेटमेंट कई बार, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर एक शो में शायद दी होगी। 2-3 शो का तो मुझे पक्का याद है। आई ट्राई टू फाइंड आउट, मैंने सर्च करने का भी कोशिश किया कि मुझे वो स्टेटमेंट मिल जाए ताकि मैं बता सकूं दर्शकों को कि मैंने ये कि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता करेगा, ये शब्द इस्तेमाल किए थे मैंने, और उसके कारण भी बताए थे और ये भी बताया था कि भारत को क्यों नहीं बुलाया जाएगा और पाकिस्तान क्यों मध्यस्थता करेगा। आज जो है, जो आपका स्टेटमेंट है और जो खबरें आ रही हैं, उससे आज मेरी बात जो है वो बिल्कुल अक्षरशः सिद्ध हुई है। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि भारत को बुलाया क्यों नहीं गया। भारत चौथे नंबर की तो अर्थव्यवस्था बताते हैं हम है भाई, ग्लोबल साउथ की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व की, और उसका इतना भी क्लाउड नहीं है अपने रीजन में कि वो दोनों जो उसी देश के जो इलाके में, जो उसी ग्लोबल साउथ में इजराइल एंड ईरान लड़ रहे हैं और वो उनको बैठा के बोले कि यार आप बैठिए इधर और बिल्कुल मामले को सुलझाइए, लड़ाई से नहीं, नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से सुलझाइए। वो ये नहीं कर पा रहे हैं। उसके बदले और उसके अलावा आप बार बार वो भाषण देते हैं कि ये हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, हम शांति चाहते हैं, ये शुद्ध शांति का दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है, और खुद ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। आप जो है ब्रिक्स के अध्यक्ष इस बार इस चेयर है इस टाइम आप, और आपसे बार बार गुजारिश की ईरान ने कि आप ब्रिक्स का चेयर होने के नाते इसको आप कंडेम करिए, लेकिन भारत चुप बैठा रहा, बिल्कुल चुप बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोले। आप यूक्रेन का युद्ध तो रुकवाने पहुंच गए थे तथाकथित तौर पे मोदी जी, लेकिन आपके पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध छिड़ रहा है और उससे वो युद्ध जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की ऊर्जा सप्लाई, एलपीजी, ऑयल, सारा संकट में पड़ गया। देश में हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी मच गई कि क्या होगा देश के अंदर, और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री शांत बैठे हैं। लेकिन उसी दौरान में ये सब हलचलें चल रही थी, मैं उसी दौरान में मैं ये कह रही थी कि भाई पाकिस्तान को युद्ध के लिए बुलाया जाए, ये इसके मध्यस्थता के लिए बुलाया जाएगा, पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। इसके कई सारे कारण थे। उसमें जो एक कारण, सबसे पहले आप आ जाइए कि मुस्लिम आबादी को लेके ही आ जाइए। इंडिया जो है, ये जो ईरान के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिया मुस्लिम आबादी रहती है। उसके बावजूद उस देश को नहीं बुलाया गया कि आप ईरान को चुप कराइए, आप ईरान को समझाइए, पूछा ही नहीं गया। और उसमें सबसे कंड्यूसिव पोजीशन मोदी जी की बनती कि आप इजराइल को भी समझा सकते हैं और आप ईरान को भी समझा सकते हैं, लेकिन मोदी जी सीधे सीधे इजराइल के पक्ष में जाके खड़े हो गए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई, उनकी हत्या को कंडेम करना तो बहुत दूर, उन्होंने शोक तक भी प्रकट नहीं किया। 150 से ज्यादा बच्चों के स्कूल को बम गिराकर वहां बच्चों को हलाक कर दिया गया। हमारी तरफ से सन्नाटा बिल्कुल। हमने ये भी कोशिश नहीं की कि कम से कम ये तो विवेक रखते कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने तो खुद पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। आप कैसे उस देश को समझाएंगे कि भाई, उन देशों को समझाएंगे कि भाई डिसैलिनेशन प्लांट है, जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उन पे गोलियां मत चलाइए, गोले मत बरसाइए। वो कहेंगे तू कौन आया भाई समझाने वाला हमें, तू तो खुद पानी रोके बैठा है पाकिस्तान का। तो उस हिसाब से भी मोदी जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल साफ बात है कि आप कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि तुम पानी के ऊपर मत आक्रमण करो, प्यासा मत मारो किसी को। आप तो खुद सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए बैठे हैं, पानी रोके बैठे हैं। आप कैसे समझे, आप उनको कैसे समझाएंगे? तो आप तो हर तरीके से, आपने सब तरीके से सक्षम होते हुए भी, सारी क्वालिटीज थी इंडिया के पास इस युद्ध की मध्यस्थता करने की। पूरा विश्व वाहवाही करता, पूरा विश्व तहे दिल से शुक्रिया करता, क्योंकि हॉर्मुज के जो बंद होने के बाद से जो एक तराई तराई मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसमें इंतजार था कि कोई आए। ऐसे में पाकिस्तान, जिसकी की अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं, वहां जहां की डेमोक्रेसी भी नाम के लिए बची हुई है, वहां पे जहां सेना का शासन चल रहा है, वहां की जो सरकार है वो भी लेजिटिमेट नहीं है, जबरदस्ती थोपी हुई सरकार वहां बैठी है। वहां भी उस देश का और आर्मी पर्सनल वो सरकार का मुखिया बना हुआ है ईरान, ट्रंप का। ट्रंप उसको 2-2, 3-3 बार अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको लंच कराते हैं, और मोदी जी को क्या कहते हैं, वो गालियां देते रहते हैं उनकी
आपने कहा वो रखा कि हम बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते हैं। आपने सारा व्यापार बंद कर रखा है पाकिस्तान के साथ। आपके यहाँ तो बिल्कुल मतलब किसी को अगर जो अंधभक्त है मोदी जी के, उनको अगर किसी को गाली देनी होती है तो वो ये गाली दी जाती है, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए। मतलब पाकिस्तान का नाम गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तो हकदारी छोड़ बैठे हैं, क्योंकि आप न केवल एक मुस्लिम देश के कई आप फलस्तीन के मामले में आप खुल के साथ नहीं आते हैं। आप हाँ जरूर अरब देशों के साथ जरूर आप गलभैया करते हैं, गले पड़ते हैं उनके सुल्तानों के, शेखों के साथ। तो आपको जो ये देश वो देश है नीलू जी जिस वक्त इस देश के पास खाने के लिए नहीं था। पाकिस्तान में भी शिया आबादी है, पाकिस्तान शिया आबादी है, और पाकिस्तान का बहुत लंबा बॉर्डर ईरान से लगता है। आप देखेंगे कि इस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का तेल नहीं रोका था सप्लाई। पाकिस्तान उसमें भी फायदे में रहा। आप अब यहां पे बात आती है कि किसकी डिप्लोमेसी ज्यादा सफल, किसकी विदेश नीति ज्यादा सफल, किसके नेता ज्यादा सफल। आप कुछ भी कहते रहिए कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, आसिम मुनीर ये है, आसिम मुनीर वो है, और तानाशाही है वहां पर, और मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उस मरी हुई अर्थव्यवस्था को टॉप पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारी तो जो क्वालिफिकेशन थी हमने उसको अपने व्यवहार से डिसक्वालिफिकेशन बना लिया अपनी। तो हमें तो कोई कंसीडर करने को तैयार ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जिस दिन से ये वॉर शुरू हुआ था उसके बाद लगातार कहा कि पाकिस्तान मीडिएशन करेगा इस पे, और मुझे मिल जाएगी वो रील, मैं आपको जरूर भेजूंगी अगर मुझे कहीं मिला तो। आई वॉन्ट टू ऑथेंटिकेट माई टॉक्स कि मैंने जो कहा। और ये देखिए हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, आजू बाजू दो देश, हम उस पाकिस्तान को हम दिन रात हमारे जो ये जो सेपरेट चैनल्स है, जो अनभक्त है, वो गालियां देते, कोसते नहीं थकते, और उनके सामने समझते हैं कि ये तो चिल्लर और पता नहीं कौन लोग हैं, चिंदी लोग हैं, हमारे सामने क्या औकात है इनकी। और लेकिन आप उनकी औकात देख लीजिए। आज सबसे अगर ये शांति हो जाती है उनके मीडिएशन से, और जैसा कि आपने बताया गया कि अगर इस्लामाबाद, तो पता चला कि इस्लामाबाद जो है इतिहास की तारीखों में दर्ज हो गया इस्लामाबाद का नाम। जैसे होती थी जिनेवा में होती थी टॉक्स, अभी तक दुनिया में अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उनकी टॉक्स स्विट्जरलैंड में जिनेवा को होती थी, अब इस्लामाबाद नया जिनेवा बन गया है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, चौथे नंबर की लिए, महामानव के लिए, और ये जो विश्व गुरु के लिए, और नॉन बायोलॉजिकल के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, गुड फॉर नथिंग। आप मोदी जी को तो चाहिए कि देश को और शर्मसार ना करें, गद्दी छोड़े, एक तरफ हो जाए। आपके बस का नहीं है, आपकी बजाय कोई और लीडर बीजेपी का ही होता, शायद अच्छा भूमिका अदा कर जाता। समय की नजाकत को देखते हुए बोल पड़ता कि नहीं, गलत हो रहा है। जी ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसमें पूरे ईरान युद्ध में भारत की स्थिति क्या है, भाजपा की स्थिति क्या है, उस पर तो एक ही पूर्वांचल में कहावत है, मेरे ख्याल से मनीष जी समझ जाएंगे, लक्ष्मी से भेंट नहीं दरिद्र से झगड़ा कहा जाता है। मतलब नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति हो जाती है कि सब पहले चुना तुर्की को और दूसरा चुना पाकिस्तान को कि इनको हम मध्यस्थ बनाएंगे। ये बना कौन रहा है? अमेरिका और इजराइल बना रहा है। और ये वही तुर्की का ड्रोन है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ऊपर हमला किया था। जो ये दोनों देश हैं, इन मतलब अमेरिका तुर्की और पाकिस्तान के माध्यम से मध्यस्थता करना चाहता है। और भाजपा एक के लिए मतलब ट्रंप साहब अमेरिका के लिए इस बार अब की बार ट्रंप सरकार करके आई है, और दूसरा इजराइल के लिए फादरलैंड करके आई है। तो भाजपा के डियर फ्रेंड और फादरलैंड भारत के दुश्मनों पर ज्यादा विश्वास क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये उठता है। विश्व गुरु कहाँ है? बेपेंदी का लोटा बना के रख दिया भाजपाइयों ने भारत के साथ का। अगर ये युद्ध में मध्यस्थता मांगने वाला अमेरिका और इजराइल है तो सबसे पहले भारत को मांगना चाहिए, भारत को मध्यस्थ बनाना चाहिए था ना उसको। मैं ईरान पर बाद में आता हूं, अभी ईरान पिक्चर में उतरा नहीं है। ईरान अपने आराम से बमबारी कर रहा है, ईरान को छोड़ दीजिए अभी। ईरान आपको अच्छा से सबको टाइट कर रहा है, हम लोगों को भी टाइट कर रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा से टाइट किया है, जबकि मेरा ईरान युद्ध से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ उसने सबक सिखा दिया है, उस पर मैं आता हूं। लेकिन अभी ईरान को साइड रख देते हैं। तो आप तो अमेरिका को अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे, आप तो इजराइल को फादरलैंड करके आए थे, तो अमेरिका आपको काहे नहीं कर रहा है? ऐसे समय में भी अमेरिका किसको चुन रहा है अपना मध्यस्थ बनाने के लिए? उसी तुर्की और उसी पाकिस्तान को चुन रहा है जिसके ड्रोन से पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला किया। तो आप समझ में आ गया होगा कि फादरलैंड और आपके डियर फ्रेंड डोनाल्ड आपको कितनी इज्जत देते हैं। भाजपाइयों को शायद अब कम से कम उनको सबक सीख लेना चाहिए था। अब आते हैं ईरान पर। ठीक है, ये तो हो गया, इनका तो बेपेंदी का लोटा बना के छोड़ दिया। तो भारत की साख का जो बट्टा इन्होंने भाजपाइयों ने लगाया है ना, उसका तो उसको जितने भी शब्द कहेंगे उनके लिए पूरा ग्रंथ भी लिख देंगे तो कम पड़ जाएगा। इसलिए जितना कम बोलो उतना अच्छा। इसीलिए मैंने शांति एक साधारण लोकोक्ति बता दी कि नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली स्थिति बना के रख दिया है इन लोगों ने भाजपाइयों को। मुझे जिस दिन जहां फायदा दिखेगा मैं उधर चला जाऊंगा। किसी से मीठा बोल के काम करवाना है तो मीठा बोल लूंगा। जिसमें कि ईरान से जो तेल आता था उसको आप भारत के रुपए में देते थे, ईरान वो पैसा आपसे लेके आपको तेल देता था। 6 महीने के अंदर क्या हुआ? अमेरिका ने डंडा चलाया,
कहा कि ईरान सैंक्शन है, आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, चाबहार में जो पैसा लगाया था वो भी हटा दिया। ईरान ने क्या किया जवाब में, हॉर्मुज बंद कर दिया। अब आप ईरान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो कि मेरे लिए हॉर्मुज खोल दो। ईरान बच्चा समझ के रखा है। अब हमने क्या किया, अपना नुकसान भी किया और दबाव में भी रहे। हम इजराइल के दबाव में हैं, हम पता नहीं किस किस के दबाव में, हम अमेरिका के दबाव में कि अगर हम बोलेंगे तो कहीं एप्स्टीन फाइल ना खुल जाए हमारी, कहीं हमारा अडानी ना दिक्कत में आ जाए, कहीं हमारे पर जो टैरिफ का थोड़ा उन्होंने ढील दिया है वो फिर से टाइटन अप ना कर दे। तो हम बहुत सारी चीजों से दबे हुए हैं, हम इजराइल से दबे हुए हम क्योंकि उनसे कहा जाता है पेगासस लेते हैं, जो कि हम उनसे अपने पॉलिटिशियंस की जासूसी करते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों में हमने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और दूसरी बात, हमारी जो घर की नीति है वो उसको विदेश नीति हमारी उससे संचालित हो रही है। तो हम कहाँ है हमें से। और फिर देखिए नेता के अंदर ताकत होनी चाहिए। आपको हमारे जो नेता है उनको नंबर एक तो वो सोचते हैं कि गले मिलना ही ताकत। एक चीज और बोलना चाहती हूँ नीनू, हमारे पास तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड था, हमारे पास तो एक बहुत बड़ी नेता है, भाजपा की एक्स मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। वो तो ईरानी है, उनके पति ईरानी है तो वो भी ईरानी हुई। ईरानी मतलब पारस से आए थे, ईरानी जो फारस से आए थे, जो पारसी, उनको जो सेकंड लॉट आया था उनको ईरानी कहा जाता है। अदरवाइज तो पारसी के और सरनेम भी होते हैं, लेकिन जिनको ईरानी कहा जाता है पारसियों को, वो तो आपकी तो वो अपने सरनेम के बदौलत ही वहां से आपका मीडिएशन के लिए आप कहते हैं कि हम ईरानी को ही भेज दीजिए आपसे बात कराने। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमने तो उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप के एक बयान ने कई लोगों को बिल्कुल इस वक्त उलझा कर रख दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम 5 दिन के लिए टाल रहे हैं, हम ईरान के किसी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे और ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, जबकि ईरान साफ इनकार कर रहा है कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। लेकिन इन सबके बीच इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर हैं। तेज टिक्कू सर, ये पाकिस्तान की पर्दे के पीछे से जंग में एंट्री कैसे हुई? देखिए, जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और जिस स्टेज पर युद्ध पहुंचा है, अमेरिका को अभी लास्ट कार्ड खेलना है। वो लास्ट कार्ड खेलने के लिए उससे 4-5 दिन की मोहलत चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली कम से कम अगर रेजिम चेंज नहीं तो कम से कम और भी चीज़ें उनको करनी है। पहला, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के अंदर सुप्रीम काउंसिल का दबदबा हो, वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो उनकी बिडिंग करेंगे उसको हुकूमत में लाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्ज़ा करना है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्ज़ा करने के लिए उनको वो सारी हायर ग्राउंड और हिल्स अपने कब्ज़े में लेने पड़ेंगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करती हैं। उसके अलावा उनका एक और भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है खर्ग आइलैंड को लेना। ये सब काम करने के लिए उनको कम से कम 1 हफ्ते का समय और चाहिए, क्योंकि उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अभी पूरी नहीं हुई है। अब पाकिस्तान की इसमें एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इंक्लूडिंग टर्की की जो नेटो का हिस्सा है, आज पाकिस्तान जो है कंप्लीटली, और यही एक वजह है कुछ दिन पहले जनरल मुनीर ने जो शिया समुदाय के वरिष्ठ नेताओं को बुलकर, मौलानों को बोलकर उनकी बेइज्जती करी और ये कहा कि अगर आपको ईरान इतना पसंद है तो आप वहीं चले जाइए। अब कौन जो देश को चला रहा है, एक फील्ड मार्शल, कौन ऐसी बात करेगा? इससे तो साफ जाहिर है कि मुनीर ने बिल्कुल प्रो अमेरिकन स्टैंड ले रखा है। मुझे लगता है अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। उनको डॉलर्स चाहिए, और पाकिस्तान के जितने जनरल हैं, आपने मुशर्रफ की किताब पढ़ लीजिए, आप अयूब खान की किताब पढ़ लीजिए, अमेरिका को मालूम है पाकिस्तान को जनरल लोग चलाते हैं, तो वो कुछ उनको खरीद कर उनका काम कराते हैं उनसे। और ये 5 दिन का काम, जो 5 दिन की नेगोशिएशन, ये इसी लिए है ताकि उनको थोड़ा मौका लगे। में जो खबरें आ रही हैं जिसमें 2 नाम आ रहे हैं, विटकॉफ के और कुशनर की बातचीत चल रही है, तो इसमें क्या रोल इसमें मुनीर निभा रहा है? देखिए, कुशनर और विटकॉफ आपको पता होगा पहले भी वहाँ पाकिस्तान गए थे। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका का स्टैंड रुख रहा वो टिल्ट हो गया पाकिस्तान की साइड, और बाद में पता चला कि कुशनर और विटकॉफ तो पाकिस्तान में बैठे थे और वो करेंसी का चक्कर में, रेयर अर्थ्स का चक्कर, क्रिप्टो करेंसी का चक्कर, उसमें पाकिस्तान उनको बोल रहा था हम आपको काफ़ी सारा फ़ायदा देंगे। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है और मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए बहुत सक्षम है वो, और ये भी उसी का एक हिस्सा है। नहीं, क्योंकि 2 तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चूंकि क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, फिलहाल मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए
ये जानबूझ करके दिया गया बयान, उसके बाद देखिए शेयर बाजार में उछाल आया है। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 5 दिन का जो नेगोशिएशन है ना, इससे कुछ निकलने वाला तो नहीं क्या है। ट्रंप ने 5 दिन की ये बातचीत करके या मोहलत दे करके एक ब्लफ दिया है? 5वें दिन कुछ बड़ा धमाका करेंगे? क्योंकि इससे पहले आप देखिए, जब 28 तारीख को पहला अटैक होता है, उस समय भी अमेरिका बार बार कह रहा था कि ईरान से हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ब्लफ है, क्योंकि मैंने आपको बोला उनको स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना है, उनको खर्ग आइलैंड को अपने पास ले जाना है, और ये सब करने के लिए उनको मोहलत चाहिए, कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। और पाकिस्तान उसमें मोहरा बन रहा है, वो कह रहा है ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। नहीं तो आप बताइए मेरे को, पूरा मुस्लिम समुदाय, उसमें शिया हैं या सुन्नी हैं, आज ईरान के पीछे खड़े हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ईरान जो है वो खड़ा हो रहा है अगेंस्ट अमेरिका। लेकिन अब अगर पाकिस्तान जो प्रेडोमिनेंटली सुन्नी स्टेट है और वो शिया मुल्लाओं की बेइज्जती करता है और अमेरिका गोदी में बैठा हुआ है, तो क्या कहें कि मुनीर और शहबाज दोनों फंस गए हैं? जैसा अमेरिका चाह रहा है उस तरीके से नचा रहे हैं। आपको अभी नहीं लगेगा वो फंसे हैं, लेकिन जब इसका युद्ध का परिणाम होगा, पाकिस्तान जो है इस्लामिक मुल्कों में एक पहरिया बन के रह जाएगा, कोई उसको पूछेगा नहीं, क्योंकि उनका रोल जो है कंप्रोमाइज हो तो चुका अगर होगा। पर्दे के पीछे से सारी चीजें चल रही हैं, अगर वाकई में चल रही, मैं इसलिए अगर लगा रहा हूं, अगर वाकई चल रही, तो ईरान खुलकर क्यों नहीं बता पा रहा कि हाँ ऐसा कुछ है? नहीं, ईरान नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए अगर पूरा मुस्लिम वर्ल्ड आज ईरान के पीछे खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि वो सोचते हैं कि ईरान ने बहुत दम दिखाया है, हिम्मत दिखाई है ईरान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने की, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है बातचीत करने की। अगर और बातचीत अगर होगी तो उससे ईरान के ही हित का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, इस्लामिक काउंसिल और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे लगता है उनमें एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस्लामिक काउंसिल में जो हार्ड कोर एलिमेंट है, जो रेडिकल एलिमेंट्स है, वो कभी बातचीत नहीं करेंगे। अगर बातचीत करेंगे तो पॉलिटिकल लीडरशिप वाले, जैसे कालीबाफ है स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट, या उनका फॉरेन मिनिस्टर, किसी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं कि गालिबाफ ही वो शख्स हैं जिनसे बातचीत चल रही है। हालांकि गालिबाफ मना कर रहे हैं। नहीं, वो मना करें, लेकिन अगर बातचीत होनी है तो इनसे होगी, क्योंकि ये मॉडरेट ग्रुप माना जाता है। और ये भी कहा जाता है जब मुस्तफा को बनाया गया सुप्रीम काउंसिल का लीडर, वो भी एक कंटेक्स्ट के बाद हो, इसलिए 2-3 दिन लगे उसमें, क्योंकि उसमें मॉडरेट भी बहुत उन्होंने अपना जोर दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली IRGC जो है हावी हुआ उनके ऊपर। तो ये एक तरीका भी है ईरानियन लीडरशिप को डिवाइड करने। आपकी एनालिसिस क्या? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वो करने जा रहा है जो कोई और मुल्क नहीं कर सका। ईरान अमेरिका जो जंग है वो पाकिस्तान रोकने जा रहा है। इसके ऊपर भारतीय मीडिया किस तरह चीख चला रहा है आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।